नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अब बीजेपी पूरी तरीके से जुट गई है। आज से बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान भी शुरू होगा। मिशन 80 की तैयारी में बीजेपी अब पूरी तरीके से जुट गई। आपको बता दें, साइबर योद्धाओं के जरिए मिशन में बीजेपी जुट गई है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मिशन 80 की तैयारी में बीजेपी जुट गई है। आज से बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान है। आपको बता दें कि 1 महीने ये महाजनसंपर्क अभियान चलेगा, क्योंकि मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं और इसी के उपलक्ष्य में महाजनसंपर्क अभियान का आयोजन और इसका आगाज आज से शुरू होने जा रहा है। इस दौरान कई बड़ी रैलियां देखने को मिलेगी। यहां पर संबोधन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी पहुंचेंगे, संबोधन करेंगे और बताया जा रहा है कि 4 ऐसी जनसभा जिसको संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। लेकिन आज का दिन बेहद खास बीजेपी के लिए, क्योंकि आज से बीजेपी अपना शक्ति प्रदर्शन करती भी नजर आएगी। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी मंत्रिमंडल का जल्द हो सकता है विस्तार। आपको बता दें, यूपी सरकार में 8 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। कुछ मंत्रियों का कद भी घटाया जा सकता है, तो कुछ मंत्रिमंडल से बाहर हो सकते हैं। अफसरों के किए की सजा भाग्य मंत्री आपको बता दें कि उठाएंगे और जनता से सीधे जुड़े विभागों पर खास नजर इस दौरान रहेगी। कई मंत्री संगठन में जाएंगे और लोकसभा की तैयारी करेंगे। मंत्रिमंडल के कुछ सदस्यों को सांसद प्रत्याशी बनाने की तैयारी भी है। वहीं 2024 से पहले जातीय और क्षेत्रीय समीकरण साधने में बीजेपी जुटी नजर आएगी। वहीं आपको बता दें कि नगरीय निकाय चुनाव के परिणामों का भी विश्लेषण इस दौरान किया जाएगा। मौजूदा 20% सांसदों का टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है। ये सूत्र के हवाले से खबर आ रही है। हालांकि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द हो सकता है और इसमें क्या नए चेहरों को और किन नए चेहरों को जोड़ा जाएगा, ये देखना होगा। लेकिन आपको बता दें कि 2024 से पहले जातीय और क्षेत्रीय समीकरण साधने की बीजेपी की तरफ से पूरी कोशिश यहां पर की जाएगी। इसी बीच लखनऊ से खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीएसपी जुट गई है। राज्यों में संगठन को मजबूत करने में बीएसपी जुटी। आपको बता दें, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तराखंड इसमें शामिल है। युवाओं के जरिए मिशन को आगे बढ़ाएगी बीएसपी। दलित और पिछड़े वोटरों के जरिए जनाधार बढ़ाने का यहां पर प्रयास किया जाएगा। निष्क्रिय पदाधिकारियों को बाहर का रास्ता भी बीएसपी के द्वारा दिखाया जाएगा। तो यहां मिशन 2024 को लेकर बीएसपी भी अब पूरी तरीके से जुट गई है। युवाओं के जरिए यहां पर अपने मिशन की शुरुआत की जाएगी। वहीं दलित और पिछड़े वोटरों के जरिए जनाधार बढ़ाने का यहां पर बीएसपी के द्वारा काम किया जाएगा। आपको बता दें कि किस तरीके से राज्यों में संगठन को मजबूत किया जाए, इसको लेकर अब बैठकों का दौर भी शुरू हो जाएगा। तो अश्विनी द्विवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए। जल्द जानकारियों से लेते हैं। अश्विनी, अब यहां पर मिशन 2024 को लेकर बीएसपी भी पूरी तरीके से तैयारियों में जुट गई है। राज्यों में किस तरीके से अपने संगठन को मजबूत किया जाए, इसको लेकर बीएसपी अब तमाम तरीके की बैठकें भी करेंगी। किस तरीके से पूरा कार्यक्रम आगे की तरफ बढ़ेगा, क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, अगर बात करें बसपा सुप्रीमो तो अब एक्टिव दिखाई दे रही है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है अगले साल और ऐसे में जो बसपा सुप्रीमो मायावती हैं वो अब नई कवायद शुरू करने जा रहे हैं। तमाम राज्य प्रदेश के देश के जहां पर अपना जनाधार बढ़ाने के लिए वो नई तरकीब अपनाएंगे। अब बात करें चाहे उत्तराखंड की बात करें, कर्नाटक की बात करें, झारखंड की या फिर जम्मू कश्मीर, दिल्ली, महाराष्ट्र, इन राज्यों में जो बसपा सुप्रीमो हैं अब अपने जो वोट बैंक है उसको मजबूत करने की कोशिश करेंगी। इसके लिए नया गठजोड़ निकाला गया। दलित और पिछड़ों को अपने साथ लाने की कोशिश की जाएगी। वहीं दूसरी ओर युवाओं को भी तवज्जो दी जाएगी। युवाओं के सहारे कहीं ना कहीं पार्टी के वोट बैंक को मजबूत किया जाएगा, क्योंकि पिछले अगर 2019 के चुनाव की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ी थी, लेकिन 10 सीटों रही थी, जबकि उस समय
बसपा के साथ में इसका गठबंधन था, उसके बाद गठबंधन टूट जाता है और इस बार पूरी उम्मीद है कि बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के साथ साथ तमाम अन्य राज्यों में भी अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए जो बसपा सुप्रीमो हैं दौरे करेंगे राज्यों के, साथ ही साथ वहाँ के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ मंथन करेंगी, साथ ही साथ जो निष्क्रिय पदाधिकारी हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाएंगी। साथ ही साथ अगर बात करें तो युवाओं को कहीं ना कहीं नई जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि उनके भतीजे हैं देखा जा रहा, वो काफी एक्टिव इसमें पार्टी में दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ वो युवा हैं आकाश आनंद, ऐसे में कहीं ना कहीं उनको तवज्जो दी जाएगी और पूरी उम्मीद है, पूरी जानकारी अंदर से आ रही है कि तमाम राज्यों की बागडोर जो है, महाराष्ट्र की बात करें या फिर उत्तराखंड की बात करें या फिर झारखंड की, अब आकाश आनंद के जो है हाथ में होगी, वो ही वहाँ के करता धरता होंगे, वही पार्टी की रणनीति वहाँ के तय करेंगे। हालांकि बसपा सुप्रीमो हैं वो मार्गदर्शन करेंगी, उनके मार्गदर्शन में ही पार्टी आगे बढ़ेगी। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि बसपा उत्तर प्रदेश में क्या कुछ कर पाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश मूल प्रदेश उसका है, उसका पार्टी का है, जहां से पार्टी खड़ी हुई है, जहां पर कई बार सत्ता में रही है और एक बार फिर चुनाव होने वाले हैं। क्या उत्तर प्रदेश में बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएगी, क्योंकि अभी हाल ही में देखा गया कि जिस तरीके से 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ था, विधानसभा चुनाव में कुछ बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाई थी, मात्र एक विधायक जो है बसपा का जीत कर आया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं कि जब उत्तर प्रदेश में भी वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही है तो दूसरे प्रदेशों में कैसे। लेकिन अश्विनी, कॉन्फिडेंस यहाँ पर मायावती को था, ये कॉन्फिडेंस था कि जो पिछड़े वोटर्स हैं और जो दलित वोटर्स हैं वो हमेशा उनके साथ रहेंगे। लेकिन 2022 में भी किस तरीके से वो एक्टिव नजर नहीं आई, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने जमीनी स्तर पर काम किया है, जो वोटर्स हैं हमें वोट करेंगे, लेकिन वो परिणाम सामने नहीं आया। इसके बाद निकाय चुनाव आए और उसमें भी कहीं ना कहीं जो उनका कोर वोटर है वो भी पीछे होते नजर आया। अब यही वजह है कि पूरी तरीके से एक्टिव मोड पर यहाँ पर बीएसपी है और अपने उन वोटरों को, उन जनाधार को किस तरीके से वापस लिया जाए, इसको लेकर अब तैयारी तेज। बिल्कुल, अगर बात करें जो वोट बैंक, जो मूल वोट बैंक बसपा का है, दलित वोट बैंक, उसमें भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने सेंध कर ली। 2014 के बाद के उत्तर प्रदेश के चुनाव देखिए, 2017 का, 2022 का, 2019 का, सब में जो है कुछ एक जाटो समाज जो है, जो दलित समाज में आता है, उसको छोड़ के ज्यादातर दलित समाज बस भाजपा की ओर कहीं ना कहीं मुखर हो चुका है। उसका सीधा परिणाम यह है, भाजपा लगातार जीत रही है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में भी बंटवारा हो रहा है, ओबीसी में सपा अपना हक बता रही है तो दूसरी ओर भाजपा खुद उसमें सेंधमारी कर रही है और बसपा कहीं ना कहीं अब कवायद शुरू कर रही है उसको अपने साथ जोड़ने की। हालांकि बसपा कहीं ना कहीं अभी कंफ्यूज पार्टी के जरूर है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रही कि कौन सा गठजोड़ उनके लिए बेहतर होता है। 2007 का उनका गठजोड़ जो हुआ था ब्राह्मण और दलित का, उससे सरकार सत्ता में वापसी कर पाई थी, लेकिन उसके बाद तमाम गठजोड़ बनाए गए, चाहे वो मुस्लिमों के साथ हो, दलित मुस्लिम का, दलित ओबीसी का, लेकिन कोई भी कारगर साबित नहीं हुआ। तो ऐसे में सवाल उठता है कि बसपा सुप्रीमो नया क्या, कौन सा फार्मूला लाएंगे जिससे बसपा एक बार फिर उठ खड़ी हो और बसपा एक बार फिर बेहतर परफॉर्मेंस कर पाए। कौन सा नया फार्मूला होगा ये देखना होगा, बीएसपी की तरफ से क्या कुछ किया जाएगा ये देखना होगा। आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और यहाँ इस दौरान आगे बढ़ते हैं और आपको लखनऊ से खबर बताते हैं। आपको बता दें, कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व में बड़े फेरबदल की तैयारी है। आपको बता दें, निकाय चुनाव के नतीजों से पार्टी हाईकमान नाखुश है। जातिगत सम्मेलन ना करा पाने वाले प्रमुख पदाधिकारी अब इसमें बाहर हो जाएंगे। कई पदाधिकारियों ने आपको बता दें कि संगठित कामकाज में कोई खास रुचि भी हालांकि नहीं दिखाई है। वहीं यूपी को 6 हिस्सों में बांटते हुए 6 प्रांतीय अध्यक्ष भी इसमें बनाए गए थे। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्तार अंसारी की बहू निखत को हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने निखत की जमानत अर्जी खारिज की है। वहीं नियमों के खिलाफ पति जेल में आपको बता दें कि मिलती थी ये निखत, और गवाहों को धमकाने, रंगदारी वसूलने की साजिश का भी आरोप यहां पर लगाया गया है। वहीं चित्रकूट पुलिस ने निखत को अब गिरफ्तार भी किया है। 11 फरवरी को कोतवाली करवी में ये मामला दर्ज किया गया था। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, निखत अब इसको लेकर हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा झटका लगा है। अश्वनी लगातार हमारे साथ बने। अश्वनी, मुख्तार अंसारी की बहू निखत, जिसको सुप्रीम हाईकोर्ट की तरफ से, माफ कीजिएगा, झटका लगा है, और यहां पर बता दें आपको कि जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है, गिरफ्तारी यहां पर हुई है। अब आगे कार्रवाई किस तरीके से बढ़ेगी?
बिल्कुल जो मुख्तार परिवार है उसकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। लगातार देखा जा रहा है मुख्तार को तमाम जो केसेस थे उनमें सजा हो रही है। दूसरी उनके बेटे हैं अब्बास अंसारी, उनको भी जेल में, वो भी जेल में है। इसके अलावा उनकी बहू है जो निखत, वो भी जेल में है। एक मामला 11 फरवरी को करवी कोतवाली चित्रकूट में दर्ज होता है, जिसमें कहा जाता है, लिखा होता है FIR में कहा जाता है कि निखत जो है अनैतिक रूप से अपने पति से मिल रही थी, जिसमें कहीं ना कहीं जेल प्रशासन था वो भी इन्वॉल्व था। जिसके बाद जेलर, डिप्टी जेलर, जेल अधीक्षक समेत वार्डन समेत तमाम लोगों पर कार्रवाई भी हुई थी निश्चित तौर पर। उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने जो अर्जी डाली थी हाईकोर्ट में जो है, जिसमें उनको रिहाई के लिए कहा गया, लेकिन हाईकोर्ट ने उस अर्जी को नकार दिया है और जिससे कहीं ना कहीं एक साफ संदेश जाता है कि अभी मुख्तार परिवार की जो मुश्किलें हैं वो कम नहीं होने वाली हैं, क्योंकि लगातार नए नए मामलों में जो सुनवाई चल रही है, साथ ही साथ निखत है, तमाम मामलों में जो है मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें रंगदारी मांगना, धमकाना, इस तरीके के मुकदमे उन पर दर्ज है। तो ऐसे में अभी आगे आने वाले दिन भी निखत के लिए बेहतर नहीं होने वाले, मुख्तार परिवार के लिए आसान नहीं होने वाले, क्योंकि लगातार सरकार जो है पुराने मुकदमे हैं उनमें लगातार पैरवी कर रही है, बेहतर पैरवी कर रही है। क्योंकि इससे पहले देखा गया 2017 के पहले मुकदमे तो लिखे जाते थे, लेकिन कहीं ना कहीं गवाह नहीं मिलते थे, कभी सरकार की ओर से पैरवी नहीं होती, जिससे कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी हर बार बचता रहता था। लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार ने मन बना लिया कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी माफिया हो वो बचने वाला नहीं, और सरकार जितनी ताकत होती है उतनी ताकत के साथ में जो है लड़ेगी, जिससे माफियाओं को, जो गुंडे हैं उनको कहीं ना कहीं उनके किए के सजा मिल सके। और कहीं ना कहीं उसी का खामियाजा है कि मुख्तार जेल से बाहर नहीं आ पा रहा है, और अब निखत जो है जो जेल से बाहर आने की कवायद में लगी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उसको नकार दिया। जी बिल्कुल, क्योंकि मुख्तार अंसारी अब ना तो उसकी जो मुश्किलें कम होने का नाम ले रही है, और अब बहू की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती नजर आ रही है। आप नजर बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट होगी अब तक पहुंचाना। फिलहाल के बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और लखनऊ से खबर आपको बताते हैं। यूपी में विद्युत दरों को कम करने की याचिका दाखिल की गई है। आपको बता दें, यूपी विद्युत नियामक आयोग में दरों को कम करने की याचिका दायर की गई है। वहीं यूपी विद्युत उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग में दाखिल किया ये याचिका। 2023-24 में उपभोक्ताओं के सरप्लस निकले 7,988 करोड़ के एवज में 10% दरों में कमी की मांग यहां पर की गई। और आपको बता दें कि यूपी विद्युत उपभोक्ता परिषद ने 33,131 करोड़ रुपए कंपनियों पर सरप्लस बताया, और यूपीपीसीएल के सभी डिस्कॉम में 10% दरें कम करने की मांग यहां की गई। पिछले 4 सालों से यूपी में नहीं बढ़ी है विद्युत की कोई भी दरें। तो यूपी में विद्युत दरों को कम करने की याचिका यहां दाखिल की गई है। और आपको बता दें कि यूपी विद्युत नियामक आयोग ने दरों को कम करने की याचिका डाली है, याचिका दायर की है। यूपी विद्युत उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग में दाखिल किया ये याचिका। 2023-24 में उपभोक्ताओं के सरप्लस निकले, और इसी को देखते हुए कमी की मांग यहां पर की गई है। यूपी विद्युत उपभोक्ता परिषद ने 33,131 करोड़, आपको बता दें कि कंपनियों पर सरप्लस बताया है। यूपीपीसीएल के सभी डिस्कॉम में 10% दरें कम करने की यहां मांग की गई। पिछले 4 सालों से यूपी में नहीं बढ़ी है विद्युत की दरें। अब इसको कम करने की मांग और इसको लेकर याचिका, क्या कुछ आएगा फैसला, उस पर लगातार नजर बनी रहेगी। देखिए, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि 2023-24 में उपभोक्ताओं के सरप्लस निकले 7,988 करोड़ के एवज में 10% दरों में कमी की मांग यहां की। यूपी विद्युत उपभोक्ता परिषद ने 33,131 करोड़ रुपए कंपनियों पर सरप्लस बताया, और यूपीपीसीएल के सभी डिस्कॉम में 10% दरें कम करने की मांग। वहीं लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता दें, यूपीपीसीएल के प्रदेश भर के विद्युत उपभोक्ताओं को बड़ी राहत यहां दी गई है। यूपी विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली बिलों की पार्ट पेमेंट की सुविधा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से उपभोक्ता कर सकेंगे। पार्ट पेमेंट की जानकारी मिल रही है। इसके साथ ही शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं को मिलेगी सुविधा। यही यूपीपीसीएल चेयरमैन एम देवराज ने निर्देश जारी कर दिया है। 25% बकाया जमा करके
कटा विद्युत कनेक्शन भी जुड़वा सकेंगे उपभोक्ता। बाकी भुगतान पार्ट पेमेंट में करके बिल अदा कर सकेंगे उपभोक्ता, ये भी जानकारी मिल रही है। आंशिक पेमेंट के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। न्यूनतम 100 रुपए तक जमा करा सकेंगे आंशिक बिल। वहीं लखनऊ में न्यूज़1 इंडिया की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। खबर चलने के बाद हरकत में लखनऊ नगर निगम आया। आपको बता दें, न्यूज़1 इंडिया ने अवैध होल्डिंग के खेल को दिखाया था। जर्जर मकानों पर लगी होल्डिंग को चिन्हित किया गया था। राजधानी की सड़कों पर अतिक्रमण करने वालों पर अब कार्रवाई इसको लेकर हो रही है। तो प्रमुखता के साथ इस खबर को न्यूज़1 इंडिया के माध्यम से दिखाया गया था और अब इस पर बड़ी कार्रवाई होनी शुरू हो गई है। वहीं लखनऊ से ही खबर है, जहां एसपी के घर के सामने निवस्त्र नहाने पर एफआईआर दर्ज की गई है। महिला कर्मचारियों को सामने से करता था अश्लील इशारे, महिला कर्मियों को मुस्कुराकर बुलाता था, विरोध पर गाली देता था। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। हुसैनगंज थाने में एसपी ने अब रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। अश्लील इशारे करने वाले के खिलाफ यहां रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आपको बता दें कि पुलिस ने केस कर आरोपी युवक को अब गिरफ्तार कर लिया है। अब आगे किस तरीके से कार्रवाई बढ़ती है देखना होगा। हुसैनगंज थाने में एसपी ने ये रिपोर्ट दर्ज कराई। अश्लील इशारे करने वाले के खिलाफ यहां रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। तो बताया जा रहा है कि एसपी के घर के सामने निवस्त्र नहाने पर एफआईआर दर्ज। बांदा से खबर आपको बता दें, दिन दहाड़े बदमाशों ने बैंक लूटने का प्रयास किया है। अवैध असलों से बदमाशों ने फायरिंग की और मौके पर पहुंची पुलिस और बदमाशों के बीच इस दौरान मुठभेड़ की भी खबर। आपको बता दें, मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाशों के पैर में गोली लगी। मौके से पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। बिसंडा थाना क्षेत्र के आर्यावर्त बैंक कोरहरी की घटना ये पूरी है। तो मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाश के पैर में गोली लगी। मौके से पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है मुठभेड़ के दौरान। और आपको बता दें कि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। तो बड़ी खबर है ये, बांदा से दिन दहाड़े बदमाशों ने बैंक लूटने का प्रयास किया और आपको बता दें कि अवैध असलों से बदमाशों ने इस दौरान फायरिंग भी की। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंचती है, जिसके बाद पुलिस को देख बदमाश पुलिस पर फायरिंग करने लगते हैं। बदमाश पर पुलिस जवाबी फायरिंग करती है, जिसमें 3 बदमाशों के पैर में गोली लग जाती है, वो घायल हो जाते हैं। मौके पर पुलिस ने 4 बदमाशों को भी गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जो बदमाश घायल है उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल जो पुलिस है वो आगे की जांच में लगी हुई है। तो दिन दहाड़े बदमाशों ने बैंक लूटने का प्रयास किया। हालांकि आपको बता दें कि वो अपने प्रयास में विफल रहे, क्योंकि पुलिस मौके पर पहुंचती है, मुठभेड़ इस दौरान होती है और 3 बदमाश इस दौरान घायल हो जाते हैं। हालांकि पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। अब ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि अफरा तफरी का माहौल उस वक्त देखने को मिला। तो दिन दहाड़े बदमाशों ने बैंक लूटने का प्रयास किया। ये वही बैंक आर्यावर्त बैंक, जहां पर लूटपाट करने की इन बदमाशों ने कोशिश की। हालांकि पुलिस को इसकी जल्द ही सूचना दे दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद पुलिस पर इन बदमाशों ने फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में 3 बदमाश के पैर में गोली लगी, जिससे ये बदमाश घायल हो गया। हालांकि आपको बता दें कि 4 बदमाशों को गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया है। 5 बजे लगभग 5:30 बजे हम बैंक बंद करके निकल रहे थे। उसी समय हम मेन गेट का ताला लगा रहे थे, गाड़ी में इंतजार कर रहे थे। ताला लगाते समय अपने स्टाफ का, इतने में बगल वाली गली से 3 लड़के आए। एक ने कनपट्टी पे बंदूक लगा दी,
2 लड़के बगल से आए, पर्स, मोबाइल और हम लोगों के बैग छीन कर भाग गए, जिसमें बैंक की चाबियां थी। फिर गांव वालों की मदद से जो है बैग, बैंक की चाबियां वगैरह जो है हम लोगों ने बरामद हो गई। लेकिन अभी हमारा मोबाइल, हमारा पर्स अभी उन्हीं के पास है और हमारी 4 व्हीलर की चाबी भी। थाना बिसंडा क्षेत्र में कुर्रही गांव है, उसमें आर्याव्रत बैंक में लगभग 5:30 बजे के आसपास 7 बदमाशों द्वारा बैंक को लूटने का प्रयास किया गया। वो अवैध असलहों से लैस थे। बैंक मैनेजर ने तत्काल इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी, जिस सूचना पर जो स्थानीय पुलिस है तत्काल यहाँ मौके पर आई और यहीं पर कॉम्बिंग करते हुए 4 बदमाशों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें कि 3 बदमाश दौरान पुलिस मुठभेड़ उनके पैर में गोली लगी है, जिनको उपचार के लिए अस्पताल में भिजवा दिया गया है। इन बदमाशों के पास से 3 तमंचे मिले हैं। ज्ञानेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। ज्ञानेंद्र, क्या कुछ ये पूरा मामला रहा और जिनकी गिरफ्तारी हुई है क्या पहले से ही उन पर कोई आपराधिक रिकॉर्ड? देखिए, मैं बता दूं कि ये मामला बिसंडा थाना क्षेत्र के कुर्रही गांव का है, जहां पर जैसे ही बैंक का ताला लगाकर वहां के कर्मचारी निकले, तुरंत 7-8 लोग वहां पर पहुंचे और उनको लूटने का प्रयास किया। तो लूट के जैसे ही भाग रहे थे तो एक को तो तुरंत वहां पकड़कर उसको तुरंत पुलिस के हवाले कर दिया गया। लेकिन इसके बाद गांव वालों ने पकड़ के जो उनके पर्स और चाबी गाड़ी के लेके भाग रहे थे उनको पकड़कर तुरंत पुलिस के हवाले कर दिया। तो ऐसे गांव वाले और बैंक के लोगों की वजह से एक बड़ी लूट हालांकि बच गई। तो बावजूद उसके 3 जो वहां पे बदमाश थे वो भागने में वो हुए और पुलिस इस बात को खंगाल रही है कि आखिर उनका इससे पहले किसी और वारदात पे भी हाथ है कि नहीं है। पुलिस ने टीमें गठित कर दी हैं कि जो बदमाश भागे हैं वो कैसे पकड़े जाएं। जी चलिए, नजर बनाए रखेगा, जो भी अपडेट होगी हम तक पहुंचाना। फिलहाल के बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का अमेठी दौरा है। आपको बता दें कि अमेठी के दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं। अमेठी में आज कई कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि 11:40 पर बीजेपी जिला कार्यालय पर कार्यकर्ताओं के साथ वो बैठक करने वाले हैं। इसके साथ ही दोपहर 1:05 पर निरीक्षण भवन पहुंचेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, ये भी जानकारी मिल रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि दोपहर 1:30 बजे निर्माणाधीन कलेक्ट्रेट भवन का वो निरीक्षण करेंगे। दोपहर 1:45 पर कस्तूरबा गांधी विद्यालय का वो निरीक्षण करने वाले हैं। तो क्या कुछ आज का कार्यक्रम रहने वाला है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का, उसकी लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या कुछ रहने वाला है, अब ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। 11:40 पर बीजेपी जिला कार्यालय पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। दोपहर 1:05 पर निरीक्षण भवन पहुंचेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। दोपहर 1:30 बजे निर्माणाधीन कलेक्ट्रेट भवन का वो निरीक्षण करने वाले हैं। दोपहर 1:45 पर कस्तूरबा गांधी विद्यालय का भी वो निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही 2:15 पर ड्रग वेयर हाउस दक्षिण गांव का वो निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही 2:45 पर जिला चिकित्सालय का निरीक्षण करेंगे। 3:15 पर गेहूं क्रय केंद्र गौरीगंज का निरीक्षण करेंगे। 3:30 बजे कान्हा गौशाला का निरीक्षण वो करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि 3:45 पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम का वो निरीक्षण करने वाले हैं। शाम 4 बजे अमेठी में निर्मित एसएसटीपी का निरीक्षण करेंगे। शाम 4:15 पर आयुष चिकित्सालय बेनीपुर का निरीक्षण करने वाले हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।